हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में अध्ययन किए थे शिक्षा। शिक्षा क्या होती है, शिक्षा की परिभाषाएं शिक्षाविदों के द्वारा क्या क्या दी गई थी, शिक्षा के क्या प्रकार होते हैं। जॉन एडम्स ने शिक्षा के अंतर्गत कितने ध्रुव बताए थे, कितने तत्व बताए थे, ये सब पॉइंट हम लोग पिछले वीडियो में अध्ययन किए थे। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज का वीडियो हम लोगों का रहेगा शिक्षण, ठीक है ना। शिक्षण को इंग्लिश में टीचिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो टीचिंग कहा जाता है। और शिक्षा जो पढ़े थे तो इस शिक्षा को हम लोग एजुकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एजुकेशन। और उसका विस्तृत अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में किए हैं। अब जो है शिक्षण के बारे में अगर अध्ययन करना होगा तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है। सामान्य अर्थ अगर देना होगा शिक्षण की तो हम बता सकते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है, शिक्षण कहलाता है, ठीक है ना। अगर शिक्षण का एक शिक्षाविद थे जिनका नाम था गेज महोदय के द्वारा बताया गया था शिक्षण की परिभाषा। उन्होंने कहे थे कि शिक्षण का उद्देश्य जो होता है दूसरों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना ही शिक्षण का उद्देश्य होता है। गेज महोदय के द्वारा बताया गया था, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत, शिक्षण के अंतर्गत यदि हम जानने का प्रयास करते हैं तो शिक्षण एक प्रकार की विधि है। शिक्षण क्या है? एक प्रकार की विधि होती है, ठीक है ना, जिसके द्वारा शिक्षा को प्रभावी बनाया जाता है, ठीक है ना। जिसके द्वारा शिक्षा को क्या किया जाता है तो प्रभावी जब बनाया जाता है, शिक्षण की यही परिभाषा हो सकती है, ठीक है। एक शिक्षाविद थे जो प्रथम शिक्षाविद के रूप में माने जाते हैं, प्रथम शिक्षाविद के रूप में माने जाते हैं। उनका नाम आप लोग जानते हैं, उनका नाम जॉन डीवी, ठीक है ना। जॉन डीवी के द्वारा बताया गया है कि जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षण जो है एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? इन्होंने कहा था कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। यानी इन्होंने बताया थे कि शिक्षण के अंतर्गत 3 तत्व निहित होते हैं। और वह कौन कौन से तत्व होते हैं? तो इन्होंने कहा था कि 3 तत्वों में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो एक जो होता है शिक्षक होता है, दूसरा जो होता है शिक्षार्थी होता है, और तीसरा जो होता है पाठ्यक्रम होता है। तीसरा क्या होता है? तो पाठ्यक्रम होता है, ठीक है ना। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह बात बताने वाले जॉन डीवी महोदय माने जाते हैं। और जॉन डीवी को आप लोग जानते हैं जो किलपैट्रिक के गुरु माने जाते हैं। जॉन डीवी महोदय ने कहा कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत 3 तत्व निहित होते हैं। और वह 3 तत्व जो होते हैं शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है, पाठ्यक्रम, ठीक है ना। कितने तत्व? तो 3 तत्व, शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी, ठीक है। इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम, जॉन डीवी के पुस्तक का नाम आप लोग जानते होंगे। पुस्तक का नाम था, पुस्तक का इनके जॉन डीवी के पुस्तक का नाम था बालक और समाज। क्या नाम था? तो बालक और समाज, ठीक है ना। जॉन डीवी के पुस्तक का नाम क्या बताया गया है? तो बालक और समाज बताया गया है, ठीक है। क्या बताया गया है? तो बालक और समाज, सॉरी बालक नहीं, शिक्षा और समाज। जॉन डीवी के पुस्तक का नाम क्या बताया गया है? तो शिक्षा और समाज, ठीक है। इसी पुस्तक में जॉन डीवी महोदय ने कहा था कि शिक्षण जो है एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी, 3 तत्व होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद शिक्षा और शिक्षण में अंतर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। शिक्षा और शिक्षण में अंतर क्या होता है? जब जॉन डीवी का नाम आ गया तो जॉन डीवी से संबंधित कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट के लिए भी है और सी टेट के लिए भी है।
जैसे जॉन डीवी का नाम आ गया है तो आप लोग जानते हैं कि जॉन डीवी जो है, जॉन डीवी को क्या कहा जाता है, तो प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसे माना जाता है, तो जॉन डीवी को माना जाता है, या प्रगतिशील शिक्षा का प्रणेता जॉन डीवी को माना जाता है, या प्रतिपादक जॉन डीवी को माना जाता है। ठीक है, जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा का प्रतिपादक या प्रणेता माना जाता है। और आपको पता है कि जॉन डीवी का ही श्रेय जाता है लैव विद्यालय स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, तो जॉन डीवी महोदय को ही जाता है। किसको जाता है, तो जॉन डीवी महोदय को जाता है। ठीक है ना, यानी प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी महोदय, लैव विद्यालय स्थापित करने का श्रेय जॉन डीवी को ही जाता है। अब जैसे जब शिक्षा का नाम आ गया तो आपसे कभी यह भी पूछा जा सकता है कि बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षा के जनक गीजूभाई बधेका माने जाते हैं। और इनके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, अगर बीटीसी या बीएड किए होंगे तो आप लोग इनके बारे में पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो गीजूभाई बधेका जो है बाल केंद्रित शिक्षा के जनक माने जाते हैं। इनसे संबंधित एक प्रश्न और बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि गीजूभाई बधेका की एक प्रसिद्ध पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं कि इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम दीवा स्वप्न। उस पुस्तक का नाम क्या है, तो दीवा स्वप्न किसकी रचना है, किसके द्वारा, तो गीजूभाई बधेका। ठीक है, और गीजूभाई बधेका को बाल केंद्रित शिक्षा का जनक माना जाता है। किसका जनक, बाल केंद्रित शिक्षा का। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा का कौन है, तो जॉन डीवी है। बाल केंद्रित शिक्षा का कौन है, तो गीजूभाई बधेका है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी शिक्षा का जनक, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है, तो आप जानते हैं लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। इनके बारे में आप लोग पढ़े हैं, इनके चलते ही भारत में अंग्रेजी सभी लोग पढ़ना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, 1835 की शिक्षा नीति 10 जून 1834 को यह भारत में आए थे। जब आए थे तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये अलग टॉपिक है, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, सुपर टेट से संबंधित है, सुपर टेट में बनता है यहाँ से प्रश्न। अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले हैं। आपसे पूछा जा सकता है आधुनिक शिक्षा के जनक, आधुनिक शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि आधुनिक शिक्षा का जनक जो है चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। किसको माना जाता है, तो चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। आपसे यही पूछा जा सकता है आधुनिक उर्दू शिक्षा का जनक किसे माना जाता है, आधुनिक उर्दू शिक्षा का जनक किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे डॉक्टर गिलक्राइस्ट को। डॉक्टर गिलक्राइस्ट को आधुनिक उर्दू शिक्षा का जनक माना जाता है। इस प्रकार हम लोग यह जाने कि प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा और आधुनिक उर्दू शिक्षा के प्रणेता कौन कौन लोग हैं, इनके बारे में अध्ययन किए। लेकिन हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा है जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 3 ध्रुव आते हैं। और वह 3 ध्रुव कौन कौन से होते हैं, तो एक शिक्षक होता है, दूसरा पाठ्यक्रम होता है, तीसरा जो होता है शिक्षार्थी होता है। और इनकी रचना जो था, पुस्तक का नाम था जॉन डीवी के, बताया गया है अभी, शिक्षा और समाज। ठीक है ना, क्या है, तो शिक्षा और समाज। अब जो है इसके बाद हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा और शिक्षण में अंतर क्या होता है। ठीक है ना, शिक्षा और शिक्षण में अंतर क्या होता है, तो इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। शिक्षा और शिक्षण में अंतर, शिक्षण और शिक्षा में अंतर अगर बताना होगा अंतर, तो हम क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि शिक्षण जो होती है, शिक्षण एक विधि है। शिक्षण क्या है, एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जाता है। ठीक है ना, शिक्षण एक विधि है जिसके द्वारा
शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जाता है। ठीक है ना। शिक्षण क्या है? एक प्रकार की विधि है जिसके द्वारा शिक्षा को क्या किया जाता है? प्रभावशाली बनाया जाता है। अब शिक्षा अगर बताना होगा तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। बालक का किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। ठीक है ना। शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। ठीक है ना। शिक्षण एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जाता है और शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। अगला पॉइंट हम कह सकते हैं कि शिक्षण जो होता है सीमित होता है। शिक्षण क्या होता है? सीमित होता है। शिक्षण का जो स्वरूप होता है, शिक्षण का जो क्षेत्र होता है सीमित होता है, लेकिन शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वह व्यापक होता है। शिक्षा का क्षेत्र क्या होता है? तो व्यापक होता है और शिक्षण का जो क्षेत्र होता है वह क्या होता है? तो सीमित होता है। अंतर हम बता रहे हैं शिक्षण और शिक्षा में। ठीक है ना। अब हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण जो होता है औपचारिक होता है। शिक्षण क्या होता है? औपचारिक होता है। शिक्षण जो होता है औपचारिक होता है, लेकिन शिक्षा जो होता है औपचारिक और निरौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। ठीक है ना। शिक्षा क्या होता है? औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक होता है, दोनों होता है, लेकिन शिक्षण जो होता है केवल औपचारिक होता है। ठीक है। अब अंतर फिर बता सकते हैं। अंतर क्या बता सकते हैं कि शिक्षण जो होता है केवल कहाँ तक सीमित होता है? तो विद्यालय तक ही सीमित होता है। विद्यालय तक सीमित होता है और शिक्षा जो होता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। इस प्रकार हम लोग यह समझे कि शिक्षण और शिक्षा में अंतर क्या है। ठीक है ना। यानी शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। शिक्षण एक प्रकार की विधि है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? शिक्षा को प्रभावशाली बना सकते हैं। फिर हम लोग यह देखे हैं कि शिक्षा जो होता है, शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होता है, लेकिन शिक्षण का क्षेत्र जो होता है सीमित होता है। शिक्षण का स्वरूप सीमित होता है, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र जो होता है व्यापक होता है। शिक्षा औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है, लेकिन शिक्षण केवल क्या होता है? तो औपचारिक होता है। शिक्षण विद्यालय तक सीमित होता है, लेकिन शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली क्या होती है? प्रक्रिया होती है। तो हम लोग यह समझ गए कि शिक्षा और शिक्षण में अंतर क्या होता है। अगला पॉइंट हम लोगों का जो रहेगा, हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है ना। शिक्षण की विशेषताएं के बारे में। ठीक है ना। शिक्षण की विशेषताएं। यदि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करिए, शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए। अगला जो टॉपिक हम लोगों का है शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताएं। ठीक है ना। उत्तम लगा लीजिए। उत्तम शिक्षण की विशेषताएं। उत्तम शिक्षण क्या होता है? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उत्तम शिक्षण क्या होता है। ठीक है ना। तो उत्तम शिक्षण को हम क्या कह सकते हैं? सफल शिक्षण भी कह सकते हैं। उत्तम शिक्षण कहिए या सफल शिक्षण कहिए, दोनों पॉइंट एक ही है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यह पॉइंट जानना होगा कि उत्तम शिक्षण क्या होता है या सफल शिक्षण क्या होता है। जब एक अध्यापक कक्ष में जाता है और कोई प्रकरण उठाता है, बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ कर देता है,
अध्यापक के द्वारा जो भी तथ्य, जो भी ज्ञान या जो भी जानकारी दिया जाता है और बच्चे क्या कर लेते हैं, उसे समझ जाते हैं। तो शिक्षक के द्वारा जो दिया गया शिक्षण है वह शिक्षण सफल शिक्षण माना जाएगा या उत्तम शिक्षण माना जाएगा। यानी शिक्षक जो भी पढ़ा रहा है, यदि बालक उसे क्या कर ले रहा है, समझ ले रहा है, तो वही सफल शिक्षण है, वही उत्तम शिक्षण है। ठीक है ना। अब हम लोग यह जानेंगे कि उत्तम शिक्षण या सफल शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं। उत्तम शिक्षण की जो विशेषताएं होती हैं, पहला नंबर अगर बताना होगा तो हम कह सकते हैं कि उत्तम शिक्षण किस प्रकार की होनी चाहिए, तो नियोजित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, नियोजित होनी चाहिए। ठीक है ना। उत्तम शिक्षण क्या होनी चाहिए, तो नियोजित होनी चाहिए। अर्थात आप क्या बता सकते हैं, योजना युक्त होना चाहिए, योजना युक्त होना चाहिए। ठीक है। पहली विशेषता यह है, पहली विशेषता है उत्तम शिक्षण की विशेषता में नियोजित होना चाहिए, योजना युक्त होना चाहिए। इसका तात्पर्य, इस लाइन से तात्पर्य है कि जब एक अध्यापक कक्षा कक्ष में जाने से पहले लेसन प्लान बनाता है, योजना बनाता है, और योजना जब बनाकर कक्षा कक्ष में जाता है और अपना अध्यापन प्रक्रिया प्रारंभ करता है, तो अब पहले से योजना बनाकर गया है कि हमको क्या पढ़ाना है, और यदि हम ये चीज पढ़ाते हैं तो इससे संबंधित कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, कौन से शिक्षण कौशल का प्रयोग करेंगे, कौन से शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करेंगे, इसकी भली भांति वह योजना बना करके कक्षा कक्ष में जाता है। ठीक है ना। तब उत्तम कही जाएगी, तब वह शिक्षण सफल मानी जाएगी। यानी सफल शिक्षण या उत्तम शिक्षण की विशेषता में नियोजित होनी चाहिए या योजना युक्त होना चाहिए। दूसरा जो है लोकतांत्रिक होना चाहिए। दूसरा जो परिभाषा बताया गया है, दूसरा परिभाषा क्या बताया गया है, विशेषता क्या बताया गया है, उत्तम शिक्षण की विशेषता में लोकतांत्रिक शिक्षण किस प्रकार की होनी चाहिए, तो लोकतांत्रिक होनी चाहिए, न कि प्रभुत्ववादी। लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक, इसका तात्पर्य होता है कि कक्षा कक्ष में एक अध्यापक सभी बच्चों को समान समझे या सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करे, अर्थात सभी बच्चों को मौका प्रदान करे, सभी बच्चों को क्या करे, समान अवसर दे या समान मौका दे। ठीक है ना। लोकतांत्रिक होना चाहिए शिक्षण, कैसी, लोकतांत्रिक होना चाहिए, शिक्षण नियोजित होना चाहिए। अगला पॉइंट, शिक्षण पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, शिक्षण पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। ठीक है ना। पूर्व ज्ञान, आप एक शिक्षण सूत्र पढ़ते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसके अंतर्गत बताया गया है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि पूर्व ज्ञान का पता करें। अध्यापक जब कक्षा कक्ष में जाए तो सबसे पहले बच्चों से यह जानने का प्रयास करे कि बालक क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। ठीक है ना। यानी पूर्व ज्ञान को जानने का प्रयास करे एक अध्यापक। ठीक है। तो शिक्षण पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में कोई नया चैप्टर पढ़ाने जाता है तो आप जानते हैं कि विषय वस्तु जो होता है दो प्रकार से हो सकती है। पहला विषय वस्तु का संबंध पिछले चैप्टर से हो सकता है, और जो एक विषय वस्तु हो सकता है उसका संबंध किसी यानी पहले चैप्टर दूसरे अगले चैप्टर से हो सकता है, पिछले चैप्टर से हो सकता है। लेकिन एक विषय वस्तु ऐसा होता है जिसका संबंध किसी चैप्टर से नहीं होता है। यानी आप जाएंगे कोई नया चैप्टर जब पढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो पढ़ाने से पहले आप पिछले चैप्टर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या बालक यह जानते हैं। यदि जानते हैं तो उसी के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर आप नवीन ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। इससे आपकी जो शिक्षण होगी सफल होगी, उत्तम शिक्षण कही जाएगी। अगला, बालक के रुचि पर आधारित हो। बालक के रुचि और योग्यता पर आधारित हो। योग्यता पर आधारित हो।
इस लाइन से क्या तात्पर्य है? आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी सभी जो बच्चे होते हैं सभी बच्चों में भिन्नताएं पाई जाती हैं, अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। पहला हो सकता है मानसिक रूप से तीव्र हो, तो दूसरा बालक हो सकता है कि मानसिक रूप से मंद हो। ठीक है ना? तो व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो कह रहा है कि बालक यानी रुचियां भी सभी बच्चों की क्या होती हैं? अलग होती हैं। योग्यताएं भी क्या होती हैं? अलग होती हैं। IQ बुद्धिलब्धि सभी लोगों की क्या होती है? अलग होती है। रुचि भी अलग होती है। ठीक है ना? तो बालक की रुचि, एक शिक्षक कक्षा में जाता है तो यह जानने का प्रयास करे कि बालक की क्या रुचि है, वह क्या आपसे पढ़ना चाहता है और किस तरीके से पढ़ना चाहता है। क्या वह कहानी कथन के माध्यम से अधिक रुचि ले रहा है? कहानी आप बताते हैं, कहानी के माध्यम से आप पढ़ाते हैं, तो क्या वह रुचि लेता है उसमें कि नहीं लेता है? आप व्याख्या करते हैं, क्या व्याख्यान में रुचि रखता है? आप चित्रों के माध्यम से आप पढ़ाते हैं, क्या वह चित्र में रुचि रखता है? इन सभी पॉइंट को एक अध्यापक को ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना? तो बालक की रुचि पर और योग्यता पर आधारित होना चाहिए शिक्षण, तभी वह क्या मानी जाएगी? सफल मानी जाएगी। और अगला पॉइंट बताया गया है कि शिक्षण की विशेषता, शिक्षण इस प्रकार की हो जो बालक को वर्तमान और भावी जीवन के लिए क्या कर सके? तैयार कर सके। बालक को वर्तमान और भावी जीवन के लिए तैयार करे, तब भी शिक्षण सफल मानी जाएगी, उत्तम मानी जाएगी। ऐसा शिक्षण प्रदान कीजिए कि बालक के वर्तमान जीवन और भावी जीवन में वह क्या हो? उपयोगी हो, तभी सफल कही जाएगी, तभी उत्तम कही जाएगी। और इसके अंतर्गत यह भी बताया गया है कि शिक्षक किस रूप में होना चाहिए? तो शिक्षक एक मित्र के रूप में होना चाहिए, एक निर्देशक के रूप में होना चाहिए। इससे होता क्या है कि जब एक शिक्षक बालकों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है तो बच्चे करते क्या है कि अपने अंदर जो भी बातें होती हैं, जो संकोची प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, वह अपनी बातों को क्या करने लगते हैं? अध्यापक से शेयर करना प्रारंभ कर देते हैं और अध्यापक यह समझ लेता है कि इसमें कौन कौन सी कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार ये जो था शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण की परिभाषाएं और शिक्षा शिक्षण में अंतर। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।